अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मैदान में हैं और इलेक्शन में एक बड़ी ही कामयाबी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए तो 45 और 47 का हिस्सा बड़ा अहम है, मगर डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के 45वें सदर बने थे और फिर 47वें सदर भी अब बन चुके हैं। यूँ तो ये अमेरिका के लिए ज़्यादा अहम है, मगर फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी अमेरिका के सदारती इलेक्शन को हमेशा से इंतहाई दिलचस्पी के साथ देखा गया है। इसकी वजह तो तारीख़ी एतबार से यही है कि अमेरिका की पॉलिसियाँ पाकिस्तान की सियासत पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं और अब की बार भी डोनाल्ड ट्रंप की जो वापसी है, उसकी वापसी से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को जोड़ा जा रहा है और ये तसव्वुर किया जा रहा है, तवक्को की जा रही है ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों और सपोर्टरों की तरफ से कि शायद सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से उनके जो कैद साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी PTI हैं इमरान खान, वो एक बार फिर रिहा हो सकेंगे और अपनी अमली सियासत में हिस्सा ले सकेंगे। क्या ये एक ख्वाहिश है, ख्वाब है, ये क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त तक, आज तक की तारीख में बड़े जश्न का सा एक समा है पाकिस्तान के अंदर भी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, और इसमें कोई शक नहीं कि शायद हुक्मरान इत्तेहाद के कुछ कायदीन जो हैं वो भी पैनिक का शिकार हैं। और ख़ास तौर पे जब उनके माजी में सोशल मीडिया पे की गई पोस्टें और ट्वीट्स जो हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप पे नाकिदाना राय दे रही थी, उन ट्वीट्स को भी अब सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद बहस बनाया जा रहा है। बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे दी है और उनके अमेरिका के सदर मुंतखब होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है उनको भरपूर मुबारकबाद दी हैं और पाकिस्तान के सदर और दूसरे जो अहम ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से भी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद जा चुकी है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे और फिर पाकिस्तान के जो अपनी सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, आइनी बेंचेस एक दिन पहले ही बन गए थे, मगर अब उन आइनी बेंचेस की इफादियत क्या है, अब आगे चल के कौन कौन से मुकदमात उनके सामने रखे जाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलूँ, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हसनात मलिक ने, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर हैं, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार जर्नलिस्ट हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और फिर सबसे अहम अमेरिका में मौजूद जनाब रज़ा रूमी साहब। रज़ा रूमी साहब, आप तो हमारे लिए सबसे अहम इसलिए कि आप इस वक्त ताकत के सरचश्मे के करीब बैठे हैं, तो हम मेरे ख्याल में गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। तो मैंने तो वैसे प्रोग्राम से पहले आपसे अज़राए मजाक पूछा था कि आपको मुबारक देनी चाहिए सदर ट्रंप की जीत की या आपसे हमदर्दी करनी चाहिए, तो उसका जवाब आप कैमरे के ऊपर ही दे दें। मेरे ख्याल से हमदर्दी ज़्यादा बनती है और उसकी वजह यह है कि ये बहुत ही गैर मुतवक्को नतीजा था, अगरचे कि सदर ट्रंप की कैंपेन बहुत आगे थी और एक मोमेंटम बन रहा था, लेकिन कमला हैरिस ने भी पिछले 100 दिनों में बहुत जानदार तरीके से कैंपेनिंग की। लेकिन जो रुझानात यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं कि सफ़ेद फार्म लोगों की जो अक्सरियत है, खुसूसन ख़वातीन और मर्द, उन्होंने ट्रंप को वोट दिया है। और अब ये जो अमेरिका में रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर जो तफरीक है वो बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ गई है। यानी कि जो स्याह फार्म लोग हैं उनकी अक्सरियत ने कमला हैरिस को वोट दिया है, तकरीबन आधे जो लातीनो या हिस्पानवी लोग हैं उन्होंने दिया है, लेकिन जो सफ़ेद फार्म लोग हैं उनकी अक्सरियत जो है वो ट्रंप के पीछे ही खड़ी है, क्योंकि जो उसका मैसेज है, जो उसकी सियासत है, वो उससे मेल खाती है। उसका ये कहना है कि यहाँ पर जो बाहर से लोग आए हुए हैं या जो मुख्तलिफ हैं हम लोगों से, मैं उनको रोकूंगा और वापस भेजूंगा, डिपोर्ट करूंगा वगैरह वगैरह। तो वो पॉपुलर बयानिया चल गया है। जी ठीक। रूमी साहब, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं अमेरिका में, उन्होंने क्या सदर ट्रंप को सपोर्ट किया, वोट किया? जी, ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सदर ट्रंप के पीछे इसलिए
जमा हो गई थी कि उनका ये ख्याल है, जो कि मुझे नहीं मालूम किस हद तक दुरुस्त है या सिर्फ मुगालता ही है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि वो इमरान खान की हिमायती हैं और इक़्तिदार में आकर वो पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर अपना असर डाल के इमरान खान को जेल से निकालेंगे। ये उन्होंने बाकायदा एक जो पाक पैक इनकी तंजीम है उसने अपनी जो एलानिया जारी किया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें जो बाइडन और कमला हैरिस जो है वो कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, इसलिए वो तवक्को कर रहे हैं कि ट्रंप आकर इस मामले को ठीक करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन यहाँ भी डिविजन थी, सबने नहीं किया, लेकिन अच्छी खासी तादाद ट्रंप के पीछे थी। जी चलिए अब देखें कितना फ़ायदा होता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के इस वोट और सपोर्ट का उनको। हफीजुल्लाह न्याज़ साहब, एक तासुर ये था कि अमेरिका ने इमरान खान को निकाला है, तो क्या अब इस इलेक्शन के बाद हम ये दोबारा यही इल्ज़ाम लगा सकते हैं अमेरिका पे कि अब भी अमेरिका ही इमरान खान को फिर से निकालेगा, मगर अब की बार शायद जेल से? वो एक बड़ा ही शुक्रिया, बहुत बहुत जान और जितने दोस्त हैं रज़ा रूमी कि वो 7 समुंदर पार से तकरीर फरमा रहे हैं, उनको बहुत ही मोहब्बत भर इस्लाम। देखिए जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी आपको पता है, सुबह से पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी एक सेटायर्स का और ह्यूमर का और कोई डार्क ह्यूमर्स का जो है वो एक मुकाबला जारी है। उसमें ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के है, अब वो इमरान खान साहब को आज़ाद कराएगा, फिर इमरान खान बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ाद करवाएगा। एक तो ये इक्वेशन बन गई है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, बावजूद है कि अनप्रेडिक्टेबल भी है, बावजूद है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जो है उसको एक कॉन्टेस्ट करके आया हुआ है और उसने अज़ाइम पता नहीं वो क्या ज़ाहिर करता है, किसी को कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो किसी गिनती में आएगा। जो वो कहते हैं ना कि बहुत कुछ है, उसके दोनों हाथ जो हैं इस वक्त मिसाइल से भरे हुए हैं, जंगें हैं तो भी यूक्रेन, गजा की फ़लस्तीन की जंग और ईरान के साथ भी इसराइल की जंग है, उसके अंदर नेतन्याहू भी इमरान खान की तरह या तहरीक इंसाफ की तरह वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो जीतेगा ट्रंप तो हमारी मदद को ज़्यादा जो नेकेड तरीके से आएगा। फिर साउथ चाइना सी के अंदर भी अमेरिका बुरी तरह उलझा हुआ है, तो ये इतना आसान नहीं है वहां से निकलना। फिर माजरत के साथ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, माजरत के साथ, लेकिन अमेरिका का जो निज़ाम है हुकूमत का और पॉलिसी साजी का, उसके अंदर तो जो उनके महकमे हैं, जो उनके पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे सफारत खाना है, वो मेरे ख्याल में एशिया का सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं कि CIA का हेड ऑफिस भी है या बड़ा दफ्तर भी है, तो इतने बड़े दफ्तर के होते हुए आप कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना टाइम नहीं होगा कि इस खित्ते और पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें या सोचें? नहीं। और आपके ख्याल में यहाँ पे जो अमेरिकी सफीर जो भी आएगा, नया आएगा, तो वो कुछ नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम अभी भी एटमी पावर हैं, पड़ोस में इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, और आप कहते हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा और हमें बिल्कुल भूल जाएगा, या खान साहब जेल में पड़े रहेंगे और अमेरिका उन्हें भूल जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उसको मेरे नहीं ख्याल कि अमेरिका को देखे ना, उससे पहले क्या है ये वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको भूल जाएगा, वो ऑलरेडी एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। अमेरिका पिछले 15-20 साल से दामे दुर्मे सुखने जो है अमेरिका इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में है। किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना है। अमेरिका फर्ज के वर्ष के सिनेरियो में ट्रंप कहता है जी कि अगर उसके तल्लुकात पाकिस्तान के साथ बिगाड़ के, यही है ना कि मिलिट्री के साथ बिगाड़े का फर्ज किया, और वो ये कहता है जी जो है इमरान खान साहब को रहा करो, मेरे हवाले करो, तो क्या कर देंगे? देखो उनके दो सूरतें हैं ना, अगर तो मिलिट्री के जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हैंड इन ग्लव है, ये कंफर्टेबल है, तो वो करेगा नहीं। अगर वो करेगा और वो नहीं है तो ज़ाहिर उसकी मानेंगे क्यों? रिजेक्ट कर देंगे, फिर क्या कर देंगे? मैं ये कहता हूँ कि बहुत से मसाइल है, तो आज
उलझे मसाइल है ना। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े मसाइल है। अमेरिका साहब बहादुर बहुत मसरूफ है, वो हमारे लिए इतना उसके पास टाइम नहीं भी है। यहाँ पे भी एक आंख के इशारे पे 6 लाख फौज जो है वो उस तरफ देखती है, कभी इस तरफ देखती है। तो अगर अमेरिकी सदर ने कोई आंख का इशारा पाकिस्तान को दे दिया तो फिर उसका क्या मतलब लिया जाएगा? एक आंख के इशारे की तो बात है। आखिर मैं जानना चाहूँगा माजिद निज़ामी साहब आपके पास, आपके ख्याल में जो मुस्लिम लीग नून ने सदर ट्रंप के अपोजिशन में जाने के बाद या उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद जिन वाक़यात पे सोशल मीडिया पे जो मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा या लीडरान ट्वीटें करते रहे हैं, पोस्टें करते रहे हैं, सदर ट्रंप का मजाक उड़ाते रहे हैं, इमरान खान से उसको तशबीह देते रहे हैं, तो ये सारी जो पोस्टें जो अभी भी रिकॉर्ड पे हैं और अभी कुछ प्रोपेगेंडा शायद चल रहा था कि डिलीट हो गई है, मेरे ख्याल में डिलीट नहीं हुई, तो उनका कोई असर होगा? और क्या अमेरिकी एम्बेसी यहाँ पे जो पहले रीट्वीट करती थी ऐसी पोस्टों को सदर ट्रंप के खिलाफ, क्या अब जो नई एम्बेसी यहाँ पे होगी या नया सफ़ीर होगा, क्या वो पाकिस्तान की सियासी हाल के हवाले से कोई डिफरेंट रिकमेंडेशन स्टेट डिपार्टमेंट को भेजेगा? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे गुज़िश्ता 10 साल में डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान और नरेंद्र मोदी को एक ही सफ में तकरीबन खड़ा करके डिस्कस किया जाता था कि ये फार राइट और एक्सट्रीमिज्म और पॉपुलरिज्म की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। इसी तरह इनके बारे में ये भी दावा किया जाता था, ख़ुसूसन इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कि इनके जो क्लेम्स हैं उनके ऊपर कई सवालिया निशान हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम इनके साथ है। तो बुनियादी तौर पर इस नैरेटिव के साथ वो तमाम लोग जो इन मुल्कों में इनके खिलाफ थे वो इसका बिल्कुल कंपैरिजन भी करते थे और इस हवाले से अपनी राय का इजहार भी करते थे। लेकिन अब मामला चूंकि मुख्तलिफ हो चुका है और एक दफ़ा फिर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सामने आ चुके हैं और बतौर सदर उनकी जो भी पॉलिसीज होंगी तो डेफिनेटली उनको पाकिस्तान समेत बाकी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो ज़रूर एक अहम नज़र से देखेंगे और उस हवाले से अपने आप को रीअलाइन भी करेंगे। लेकिन जो मौजूदा हुक्मरान है पाकिस्तान में, माजिद निज़ामी साहब, खासतौर पे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खास जज्बात रखते थे, इमरान खान से मुवाजना करते थे, क्या ये चीज़ें भी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मद्देनजर रखेगी पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत के हवाले से पॉलिसी साजी में? मुझे तो ऐसे लगता है कि जी मौजूदा हुकूमत की जानिब से यू टर्न लेने का वक्त आन पहुंचा है और वो बड़ी सफाई से अपना मौक़िफ़ तब्दील करेंगे और जिस तरह से मुबारकबाद के पैगाम जाना शुरू हो गए हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल अमेरिकन पॉलिसीज़ जो अब नए सदर के साथ मुंसलिक होंगी उनके साथ ही अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत कभी भी एंटी अमेरिका स्टांस लेने में दिलचस्पी नहीं रखती। वो कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका को साथ मिला के चलना चाहते हैं। तो अगर अमेरिका में ये बहुत बड़ी तब्दीली आई भी है तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत पाकिस्तान या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे, बल्कि वो फौरन यू टर्न लेते हुए उसको एक इंतखाबात जमहूरियत की फतह करार देते हुए उनके साथ अपने आप को रियलाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं क्विकली हसनात मलिक साहब, जो इतनी हम बातें कर रहे हैं कि ट्रंप के आने से मालूम नहीं खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो बाहर अगर उन्होंने आना भी है तो पाकिस्तान की अदालतों ने उनको रिलीज देनी है। जैसे नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने इंसाफ दिया था, उसमें तो अमेरिका का कोई रोल नहीं था, अदलिया हमारी बड़ी आज़ाद थी। तो अब भी तो जो फैसले होंगे अदालतों से ही होंगे। तो कितना इम्कान है, इमरान खान साहब के खिलाफ कितने केसेस हैं जो अब मेच्योर हो रहे हैं और उनके नतीजे में अगर जल्द फैसले हुए तो उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सकती है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ उसका जो असल रिजल्ट आया उसका तो जजेस पे इम्पैक्ट आया। 12 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खत लिखते हैं अपने चीफ जस्टिस को कि जी इंटरफेरेंस हो रही है, जल्दी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, एक सियासी जमात के खिलाफ जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा। वजह क्या थी? इम्पैक्ट था 8 फरवरी, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक को जो जी खत जाता है और उसके बाद वो मीटिंग नहीं बुलाते तो वही 6 जज फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखते हैं। उसके बाद माहौल बनता है कि जी इंटरफेरेंस है और बड़ा कि हर तरफ से आवाज़ें उठती। अब ये जो इलेक्शन है इसका रिजल्ट का क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा हमारी अदालतों पे? हुकूमत पे तो कुछ फर्क पड़ेगा। एक चीज़ है कि जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है, चाहे उसकी प्रैक्टिकली इम्पैक्ट पड़े ना कि उससे एक होप आ गई, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट बार का हार के बाद फिर जो कल आईनी बेंच बना,
तो उसके बाद ये था कि अब अदलिया में पूरा हुकूमत का कंट्रोल हो गया तकरीबन। हालांकि सस्टेन करना मैं अभी भी समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, कंट्रोल तो करना आसान होता है, फिर उसको सस्टेन करना मुश्किल। तो उसके बाद ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, अब देखना है कि क्या कितनी सूरत हाल चेंज होती है। कहीं ना कहीं तो कोई असर तो होगा इसका, अदालतों में भी होगा मेरा ख्याल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल कि सदर ट्रंप की इंतज़ामिया पाकिस्तान से किस किस्म के तकाजे कर सकती है या तवक्कुआत रख सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। रज़ा रूमी साहब, क्या तवक्कुआत रख सकती है सदर ट्रंप की इंतज़ामिया पाकिस्तान से, अगर उन्हें याद रहा कि पाकिस्तान भी इस सफ़ा हस्ती पे वजूद रखता है? देखिए, बिल्कुल उनको याद है, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, दुनिया की 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, न्यूक्लियर रियासत है, चंद ही रियासतें हैं खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक में जिनके पास न्यूक्लियर या जौहरी हथियार हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की बिल्कुल उनको है। और फिर दूसरा चीन का हमसाया है, ईरान का हमसाया है। आपको ये मालूम ही है कि अमेरिका के जो अगला हदफ है एक आलमी स्टेज के ऊपर, वो चीन का मुकाबला है। तो इस लिहाज से जो पिछली इंतजामिया के जो कंसर्न्स हैं वही कंसर्न्स कंटिन्यू करेगी, कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आएगी। देखिए, अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि अगर के पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो रहे अपनी जगह, लेकिन वो बिल्कुल भी चीन के कैंप में ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी तरह की जो है बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड रियासत है। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेल्ट डाउन होता है या अंदरूनी इंतशार होता है या और इस तरह की सूरत बनती है, तो वो ग्लोबल सिक्योरिटी के उसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तीसरी जो उनकी ख्वाहिश रही है, बड़ी देर से रही है, वो कम, पता नहीं वो कितना उस पर अमल होता है, वो ये भी चाहते हैं कि ज्यादा हिंदुस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा फड्डा ना, क्योंकि हिंदुस्तान अब अमेरिका का बड़ा करीबी पार्टनर है, माशी तौर पर भी, स्ट्रेटेजिक एतबार से भी। तो ये सारे कंसर्न्स है। अगर खुदा न खास्ता ईरान के साथ कुछ मामला गड़बड़ होता है आगे जाकर, ना हो, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन वहां भी फिर पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करेगी अमेरिकी जो भी गवर्नमेंट होगी। देखिए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है, और ट्रंप के 4 साल में भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई थी। वो रेटरिक अपनी जगह होता है, लेकिन मफादात जो है अमेरिकी रियासत के वो ही गालिब होते हैं, और अभी भी ऐसा ही होगा। इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा ना तो तशवीश रखनी चाहिए और ना ही कोई बहुत बड़ी चेंज की तवक्को रखनी चाहिए। चलें, हमारे लिए तो वैसे रज़ा रूमी साहब ये भी बड़ा अहम है कि अब ट्रंप इंतज़ामिया का सफ़ीर कौन होगा इस्लामाबाद में, क्योंकि सफ़ीर की भी बड़ी अहमियत होती है। मगर इसके साथ साथ जो एब्सोल्युटली नॉट की इमरान खान की पॉलिसी थी, आप समझते हैं कि वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो अब मौजूदा हुकूमत उसको कंटिन्यू करेगी? क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था, जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी, कि अमेरिका भी शायद कोई अड्डे मांग रहा है। मगर सदर ट्रंप ने तो कहा है वो जंगें ख़त्म करेंगे और जारी जंगों को रोकेंगे। तो आपको लगता है कि अब वो शायद नौबत ही ना आए जिसमें पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कहना पड़े? जी, मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ट्रंप की एक बड़ी वाज़े, कम से कम आम लेवल के ऊपर तो उनकी बहुत ज़्यादा ये रही है ख्वाहिश कि मजीद जंगों में ना जाया जाए, बल्कि जो पैसे खर्च होते हैं जंगों पे वो अमरीकी अवाम पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएं। मगर देखिए, ये एब्सोल्युटली नॉट वगैरह, पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका के साथ एब्सोल्युटली नॉट कहने के वो कह ही नहीं सकते। उसकी वजह IMF की जो हमारी इमदाद है, वो उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब IMF की बोर्ड के ऊपर अमेरिका एक बहुत ताकतवर मुल्क है, और जो भी पहले इमरान खान कहते थे, उससे पहले हमारे हुक्मरान कहते रहे, वो रेटरिक ज्यादा होता है, हकीकत ये है। और अभी आप देखिए ना, पहले वो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे और वो साजिश कहते थे कि उनको निकालने में अमेरिका की साजिश थी। आज उसी अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या क्या नहीं करवाया, कांग्रेसमैन से, सेनेटर से, इंतजामिया पे, मुख्तलिफ यहाँ पे, वो उन्हीं से तवक्को कर रहे हैं कि वो आकर। रूमी साहब, पॉलिटिक्स में तो आपको पता है जंग नहीं होती, सियासत में तो हिकमत अमली होती है, और यकीनी तौर पे PTI कोई अमेरिका से जंग तो नहीं कर रही, और वो ये शायद तवक्को करती है कि जो बैन-अवी ताकतें हैं वो इंसानी हकूक़ के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करें। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब,
अमेरिका के नए जो सदर, नए तो नहीं है खैर, बहुत पुराने हो गए अब, उनके और इमरान खान के दरमियान काफ़ी मामलात में मुमासलत भी है। मैं कुछ थोड़ी सी याद दहानी के लिए कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों सियासत में आने से पहले सियासत को बुरा भला कहते थे, और फिर सोशल मीडिया का बहुत सहारा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने भी और इमरान खान और पीटीआई ने भी, और बड़े जारहाना अंदाज से अपने मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे और खान साहब भी अपने मुखालफिन को चोर और डाकू कहते रहे। फिर उसके बाद इलेक्शन में शिकस्त के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने वोट चोरी होने का इल्ज़ाम लगाया, इलेक्शन में धांधली का, और कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया। इसी तरह इमरान खान ने भी 2013 के बाद फिर एक धरना दिया और पीटीवी पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, और फिर 9 मई को जो फौजी तनसीबात पे हमला हुआ। फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए थे, इमरान खान भी नहीं हुए, शायद ये हमारी रवायत भी नहीं थी। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को 91 मुकदमात का सामना करना पड़ा अदालतों के सामने, और जिसमें 4 फौजदारी नोयत के मुकदमात भी थे। और अभी तक इमरान खान पर भी एक वक्त में 100 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो रहे हैं। और फिर आखिर में 13 जुलाई को एक 20 साला मुसल्ला नौजवान ने डोनाल्ड ट्रंप पे कातलाना हमला किया, उन पे गोली चलाई। और इसी तरह इमरान खान को भी नवंबर 2022 में एक रैली के दौरान उन पर भी कातलाना हमला हुआ। तो बहुत सारी ममासलत हैं। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपको लगता है कि अमेरिकी मीडिया या अमेरिकी डिप्लोमेट, अमेरिकी इंटेलिजेंसिया जो है वो पाकिस्तान और इमरान खान के मौजूदा हालात और जो इस वक्त पॉलिटिकल बहरान है पाकिस्तान में, उसको नज़रअंदाज करेगी और हाईलाइट नहीं करेगी इन्हीं चीज़ों को? मेरा ख्याल है कि ये ओवर स्टैचर और क्रूड किस्म की सिमिलैरिटीज हैं। अब मैं इसमें क्या जाऊं, क्योंकि ये कोई सिमिलैरिटी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं कहा कि या उस पर तो इल्ज़ाम नहीं लगा था कि वो 2016 का इलेक्शन आरटीएस से जीता है। ये इमरान खान साहब पे इसका कितना बड़ा घिनौना इल्ज़ाम था। वही जो फॉर्म 47 है वही आरटीएस था, वही हाइब्रिड सिस्टम 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को तो एस्टेब्लिशमेंट पहली दफा नहीं लाई थी, इमरान खान साहब को तो एक पेज पे थे, हम सारे सुनते रहे। तो ये बहुत ओवर स्टैच है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी सिमिलरिटी है जिसको जो है बनाया जाए कि बस ठीक है, चंद चीजें ऐसी हैं कि उनके अंदर जो है, मतलब उनके पास तो कोई फर्क होगी नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप के पास अगर थी तो बता दे। उनके पास तो इस तरह के इल्जाम नहीं लगे जो इमरान खान साहब पे लगे हुए। तो ये एक बड़ा एक जो है बिल्कुल फर्क किस्म की सूरत हाल है। लेकिन आप ये कहते हैं कि ये मुमासलत से इसकी कोई अहमियत नहीं है और अमेरिकी मीडिया और दानिशवर भी इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते? नहीं, मेरा ख्याल है कि असल क्राइसिस ये है नहीं। मुझे नहीं पता कि मुझे इन चीज़ों को ये सवाल मेरे नजर ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपने पहले ये पूछा है कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो हमें याद करना चाहिए क्वेश्चन था क्या। वो क्वेश्चन ने एक तस्वराती था, हाइपोथेटिकल था। उन्हें ये नहीं कहा वो मांग रहे हैं जो हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उसने कहा अगर अमेरिका ने अड्डे मांगे। अब ये देखें कि अगर आप रज़ा रूमी बैठे हैं, मुझे बता दें, मुझे मेरी रहनुमाई करें कि उस वक्त अमेरिका को आया पाकिस्तान में किसी किस्म के दूर पर से अड्डे चाहिए थे? वो तो पहले अगर हाइपोथेटिकल भी है अगर यही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन शहबाज शरीफ से किया जाता तो क्या वो एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज? मैं यही बता, अब मेरी बात मैं देखो ना, शहबाज शरीफ तो जाए भाड़ में जी, वो तो हम मिला रहे हैं उसको मेरे ख्याल में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है। हम कहाँ मिला रहे हैं? जहाँ हैं वो शायद उससे बेहतर जगह पे हैं। कहाँ देखो ना, मेरी बात तो सुने जी। बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो मैंने कहा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उसको तो बताए ना। उसने कहा अगर, अब ये देखिए उस वक्त अड्डे नहीं चाहिए थे, कोई ऐसा माहौल बता दे। लेकिन एक और मैं बात बताता हूँ, इमरान खान इक़्तिदार में आए, अब सुन लेने की बात सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान इक़्तिदार में आए तो IMF के ऊपर हमें चीन के साथ हमारा कॉन्टेक्ट था कि हम ये अपने मुआहदे जो हैं ये IMF को नहीं दिखाएंगे। यही बात असद उमर ने कही थी कि हम नहीं दिखाएंगे IMF के अपने चाइना के साथ मुआहदे। वो एब्सोल्युटली नॉट क्या था कि जब उन्होंने कहा कि मुआहदे लेके आओ, जैसे रज़ा रूमी ने भी कहा कि हम IMF के तहत हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, उन्होंने जाके पेश कर दिए, असद उमर ने पेश किए ना।
वही IMF जिसका खुदकुशी करनी थी ना, वो एब्सोल्युटली नॉट था ना कि नहीं जाएंगे तो चले गए। तो ये बातें मेरे ख्याल है कोई कैरेक्टर हो, कोई सिर्फ कहने की होती हैं, काफी हद तक आपकी बात समझ आ गई, बिल्कुल सही, सपोर्ट करने वाली। अच्छा, मैं अब जानना चाहूँगा माजिद निज़ामी साहब की तरफ। माजिद निज़ामी साहब, आपको मैं अपने वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक बयान सुनाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने अमेरिका के अंदर भी एक इस्टेब्लिशमेंट को फैंटेसाइज किया। क्या कहना चाहिए, हम पाकिस्तानी सियासतदानों की बड़ी फैंटेसी है कि अमेरिका में भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और होगी भी, लेकिन उन्होंने किन अल्फाज में कहा है, ज़रा ये सुने। हाय बेचारे हमारे वजीर दफा कह रहे हैं कि अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है। माजिद निज़ामी साहब, इस बयान का हम क्या मतलब लें? जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद वो मुस्लिम लीग नून की मौजूदा दौर में सहूलतकारी को जस्टिफाई करने के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बाकी दुनिया में भी ऐसे होता है। लेकिन हम ये बिल्कुल एक मवाजना कर सकते हैं कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में क्या फ़र्क है, क्या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह लगाती है या नहीं, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट नई पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है या नहीं, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाना। इसी तरह क्या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन डे पे या उससे पहले टेलीफोन कॉल्स मुबैना तौर पे उम्मीदवारों को करती है या नहीं करती। मेरा ख्याल है इस तरह के बहुत से मवाजने किए जा सकते हैं। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान है ये सिर्फ अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए है कि जिसपे पहले ही बहुत ज्यादा अखलाकी सवालिया निशानात मौजूद हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पेशली इस तरह के मामलात में अपनी पोजीशन को सामने लेके आना खासा मुश्किल भी है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वोट को इज्जत दो की मुहिम खासी भरपूर चलाई थी। तो उसके बाद से उन्हें इस तरह की जस्टिफिकेशंस निकालने में खासी मदद मिलती है और वो इस तरह के कंपैरिजन्स ड्रॉ करके अपने आप को बेहतर प्लेस करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हक़ाइक़ इससे खासे मुख्तलिफ हैं। सही। तो हसनात मलिक साहब, हम मेरे ख्याल में कुछ देर के लिए वापस आ जाएं अपनी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, क्योंकि कल जो आइनी बेंचेस बने हैं 7 जजों पर मुश्तमिल, अब उन बेंचेस के सामने कौन से बड़े और अहम केसेस आने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन आइनी बेंचों का जो सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब, सुना है कि उन्होंने भी अपने हक में कोई वोट दिया उधर। जी बिल्कुल। जब ये बात हुई कि जी अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो बेंच के सरबराह हों, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जी हाथ खड़े किए जाएं। अच्छा, तो हाथ खड़े किए जी अमीनुद्दीन खान साहब ने भी अपना हाथ खड़ा किया। अच्छा, सबसे पहले तो नहीं तो कैसे ऐसे किया या पूरा वो अगर वो अपना हाथ ना खड़ा करते तो फिर मेजॉरिटी ना बनती, क्योंकि वो 5 वोट तो हुकूमत की साइड के थे और 1 वोट पाकिस्तान बार काउंसिल का था 6। तो अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो 7 वोट हो गए। अब वो अपना और जो 12 मौजूद मेंबरान हैं उनमें 7 वोट की अक्सरियत के बगैर आईनी बेंच नहीं बन सकता। जी बिल्कुल। और अगर अमीनुद्दीन खान वोट ना भी देते, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट ना देते तब भी जीत जाते, ऐसा नहीं। अगर वो एब्सटेन करते तो भी मौजूद 12 मेंबरान की अक्सरियत जब तक 7 ना होती तब तक वो आईनी बेंच नहीं बन सकता। में भी फिर उस पर बात होती कि जी 5 इनके मुखालिफ हैं और 1 है, या कम से कम वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन देखे ना कि उससे पहले याहिया अफरीदी साहब ने जो प्रपोजल दी कि फुल कोर्ट बनाया, सारे जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हों, यानी उनमें हम देख लेंगे कि कौन सा बेंच बनना है, ये वो बड़ी ज़बरदस्त प्रपोजल थी। लेकिन उस पर अभी एक जो जुडिशल कमीशन के मेंबर से बात हुई तो उन्होंने कहा जी फिर फ़ायदा क्या आईनी तरमीम का और सबका, कि अगर सारे जजेस को आईनी बेंचेस का में हिस्सा दिया जाए। तो मतलब ये कि सिलेक्टेड लोगों को उन्होंने बनाना था, जिसमें कामयाब रही हुकूमत। तो आईनी बेंच के हवाले से जब जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रपोजल दी कि फुल कोर्ट सारे जजेस को ताकि मौका मिले और उस तरह, तो उसमें जब वोटिंग हुई तो याहिया अफरीदी साहब की इस प्रपोजल के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और पीटीआई के 2 जो मेंबर थे उन्होंने वोट किए, तो टोटल 5 वोट मिले। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने उसको सपोर्ट नहीं किया। अंदाज़ा लगाएं, अपने साथी जजों को सपोर्ट नहीं किया। मेरा ख्याल है कि वो अगर वो सपोर्ट करते तो 6-6 हो जाते। चलें, लेकिन सवाल वहीं पे है मेरा कि कौन से अहम केसेस हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर इस हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक।
हम वापस अमेरिका से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और हसनात मलिक हमारे साथ हैं, हफीजुल्लाह न्यासी, रज़ा रूमी और माजिद निज़ामी भी। हसनात मलिक साहब, तो आइनी बेंच की बात हो रही थी वक्फे से पहले, हम आते हैं कि कौन से अहम मुकदमात लग सकते हैं इस आइनी बेंच के सामने, मगर उससे पहले एक और बड़ा ही एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि फ़ारूक नाइक साहब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद नुमाइंदे के तौर पे वहाँ बैठे, मगर फ़ारूक नाइक साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी, लीगल कम्युनिटी के हेड हैं, वो लीगल कम्युनिटी के हेड है। जी जी। और वो बैठ के पीपल्स पार्टी से इंस्ट्रक्शन लेके उनके नुमाइंदे के तौर पे वोट कर रहे हैं एक खास इस पे, और बार कौंसिल की तरफ से भी एक और नुमाइंदे मौजूद हैं जो उनके एक किस्म के नामजद नुमाइंदे, जो फारूक नाइक के नुमाइंदे। पाकिस्तान बार कौंसिल के 3 नुमाइंदे थे, आदम नदीर साहब भी, वो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, अभी तक बार कौंसिल मेंबर हैं, फारूक नाइक हैं, और फिर अख्तर हुसैन साहब। तो लेकिन फारूक नाइक साहब जो हैं, क्या ऐसा मुमकिन था कि बार कौंसिल के जो अख्तर हुसैन साहब हैं वो अपने वाइस चेयरमैन के मुखालिफ वोट देते? ये क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है फारूक नाइक साहब को? या तो वो इस्तीफा दें बार कौंसिल की उससे, या फिर अपनी पार्टी से वो इस्तीफा दें और बार कौंसिल की नुमाइंदगी करें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो सबसे बड़ा अमीनुद्दीन साहब का अपना है कि वो अपने को वोट दे रहे हैं, उससे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बड़ा क्या आ सकता है। और अमीनुद्दीन खान साहब की जो स्टूडेंट साहब के सामने है, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस जो है वो 2 चीफ जैसे रिटायर हो चुके हैं, अभी तक वो फैसला नहीं हो रहा, लोग पाबंद सलासिल हैं, दर्जनों की तादाद में, अंदर 85 के करीब लोग हैं, अगर उनको सजा भी हो जाती इस टाइम पर वो रिलीज हो जाते। ठीक है। और ये अमीनुद्दीन खान साहब हेड थे, छुट्टियों से पहले इन्होंने केस लगाया और उसके बाद केस टेकअप ही नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब, क्योंकि आप भी फौजी अदालतों के केस में बतौर एक के मुतासरा फरीक जाते रहे हैं, और एहसानुल्लाह न्याजी आपके बेटे जो हैं वो भी फौजी अदालत के सामने इस वक्त ज़ेर ट्रायल हैं, तो आप अमीनुद्दीन खान साहब के आइनी बेंच के सरबराह बनने को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि मेरी तो कोई ज़्यादा तौक़्क़ात नहीं थी, क्योंकि मुझे तो बड़ी शिकायत है अमीनुद्दीन खान साहब से, और वो ये है कि 23 दिसंबर को इन्होंने जो पहले 23 अक्टूबर को फैसला हुआ था जो किया था उन्होंने, एजाज हसन साहब के 5 मेंबर बेंच ने जिन्होंने कॉश कर दी थी सारी जो आर्मी एक्ट है, तो वो 13 दिसंबर को उन्होंने उसको ना सिर्फ यह कि सेटिसाइड कर दिया बल्कि एक अजीबोगरीब फैसला दिया, और वो फैसला ये था कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस तो चल सकते हैं लेकिन उसका डिसीजन नहीं हो सकता। अब वो उसका ये हुआ कि इस वाक़े को तकरीबन कमो पेश पूरा 10 महीने 11 महीने हो चुके हैं, या कहते हैं साल होने को है, और वो ये समझे कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो मेरा बेटा बैरिस्टर हसन खान न्याजी जो अंदर पड़ा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसका कोई ब्लेम कोई अब मिलिट्री कस्टडी वालों को जाता है जिनकी कस्टडी में, उसका ब्लेम तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का हॉस्टेज है इस वक्त। वो जरगमाली है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसने कहा कि आप केस तो सुन सकते हैं, ट्रायल जो कि उन्होंने अगले 2, 3, 4 हफ्तों में सारे ट्रायल खत्म कर दिए, लेकिन उनका डिसीजन ना करें। अब वो तब से लेके आप तक मेरा नहीं, मुझे तो समझ आती कि बेचारे फौज वाले भी परेशान होते होंगे कि यार हम किस तो पड़ गए ना, इनका इधर डिसीजन है उधर, और ये अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच ने फैसला किया हुआ है और आज तक उसको दोबारा लगाया नहीं है। जी, मैं तो एक विक्टिम इसका बहुत। जी आपने कहा बेचारे फौज वाले भी परेशान होंगे, लेकिन बस जी तो ये आपको अर्ली दरख्वास्त वो भी परेशान हो जा रहे कि जी आप सवाल कुछ पूछ रहे थे प्लीज। जी अब मैंने कहा आप कोई अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त देना चाहेंगे ताकि बेचारे फौज वाले मजीद परेशान ना हो? बेशुमार दे चुके, बहुत दे चुके हैं, इतनी दी हैं कि आप तस्वीर नहीं कर सकते, हर मौके पे दिए हैं। पर्सनल लेटर लिखे है प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के हर मेंबर को लिखा, जब वो 3 मेंबर्स थे, काई साहब थे, मंसूर शाह साहब थे, और ये बेंच भी तो उसी प्रैक्टिस प्रोसीजर का जो कमेटी उसने बनाए थे। चलें ठीक, तो वो सर ये बन चुकी थी कमेटी, तो मैं तो बड़े बहुत दाद फरियाद कर चुका हूँ, बहुत। चलें ठीक है, माजिद निज़ामी साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। जी माजिद निज़ामी साहब, ये आप कैसे देख रहे हैं आइनी बेंच की जो तश्कील हुई है, फुल कोर्ट नहीं बनाई गई, और अब फौजी अदालतों के मामले पे भी जाहिर बात है बेंच नया बनेगा, जो आइनी बेंच में मौजूद जजेस होंगे वही उसको आप सुनेंगे, जो भी नज़रसानी की दरखास्तें हैं,
तो क्या तवक्कुआत हैं आपको इन 7 आईनी बेंच के जजों से? जी, इस मामले के अंदर मेरा ख्याल है कि अगर मगर की कैफियत अभी भी मौजूद है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से ये सारा प्रोसीजर किया गया है और जिस तरह से ये चीजें बनाई गई हैं, मुझे लगता है कि अभी कई सवालात के जवाबात इसमें देने होंगे। स्पेशली ये है कि किस नौइयत के केसेस जो हैं वो वहां पे जाएंगे और कौन कौन से पेंडिंग केसेस हैं जिनको सामने लाने के लिए या उनको हल करने के लिए जो मैकेनिज्म मौजूद है, मुझे लगता है कि उसमें नजरसानी की भी जरूरत है। तो इसलिए अभी जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद यही 2-3 अहम मुकदमात फैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस सम्त में जा रही है या किस तरफ देख रही है। उसकी वजह यह है कि ये 26वीं आईनी तरमीम हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जितने भी तरामीम के मामलात हैं, इसके पीछे बुनियादी वजह तो यही नजर आती थी कि हुकूमत और इदारे ये समझ रहे थे कि अदलिया उनके साथ सेम पेज पे नहीं है, तो इसीलिए ये सारा इहतमाम किया गया। तो अब देखना ये है कि ये आने वाले दिनों में जस्टिस याहिया अफरीदी और उनकी जो टीम है वो किस तरह के फैसले देगी, उससे फिर ये पता चलेगा कि क्या रियासत के ये इक़दाम दुरुस्त सिमत में थे या उन्हें मजीद परेशानी का सामना है। चलिए ठीक। रज़ा रूमी साहब, हम पाकिस्तान में दायर मुकदमात और अदालतों के हवाले से आपको परेशान करने के बजाय हम ये जानना चाहेंगे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो मुकदमात बने हुए उनका क्या होगा? हाँ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब तो वो मुकदमात जो है वो यकीनन एक एक करके आप देखिएगा कि वो मंजर से गायब हो जाएंगे, बल्कि वो ट्रंप की जो पहले चंद हफ्तों और महीनों में यही काम होगा कि उन तमाम को वो सीधा करेंगे। ना सिर्फ ये कि वो अपने जो, क्योंकि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो है वो तो हुकूमत की तरफ से ही होती है और जब उनकी गवर्नमेंट होगी तो वो प्रोसिक्यूशन सारे केस वापस ले लेगी या उनको जो है वो क्या दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। लेकिन ज्यादा अहम यह है कि बहुत से ऐसे लोग बस जिन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया था जनवरी 2021 को और 150 से ज्यादा पुलिसमैन जो है उसमें जख्मी हुए थे और 1-2 की तो हलाकत भी हो गई थी, उनके खिलाफ केसेस जो है वो भी वापस ले लिए जाएंगे और जिनको सजाएं हुई हैं लंबी लंबी उनको पार्डन कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर तवक्को की जा रही है कि ट्रंप के जो आते ही सबसे पहले काम वो यही करेंगे, क्योंकि उनके साथ जो सफेद फार्म इंतहा पसंद तंजीमें हैं जो उनको बैक कर, ये उनका खास मुतालबा भी रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी अमेरिका में भी निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल जो है वो भी कोई इतना मुख्तलिफ नहीं है, वो भी हर हुकूमत के साथ ही वो बदलता भी है, उसके ऊपर असरअंदाज भी होता है एग्जीक्यूटिव। जी, और अगर ऐसा कुछ ना हो सका तो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी आइन में तरमीम भी करवा सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से वो शायद मुश्किल होगा, लेकिन ये कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती ना। वो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों की बात सुन रहा था, यहाँ पर जो है आपको मालूम ही है कि जजेस की अपॉइंटमेंट बल्कि हर सरकारी ओहदे के ऊपर बाकायदा कांग्रेशनल और सेनेट की हेयरिंग्स होती हैं। जी, चाहे वो जज हो चाहे वो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काश यहाँ पे भी ऐसी ही ओपन हेयरिंग हो बड़े अहम ओहदों के लिए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।